लेक्चर 6। इसमें हम न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक शर्त होती है किसी भी ठहराव के अनुबंध में परिवर्तित होने के लिए कि उस ठहराव का प्रतिफल और उसका उद्देश्य दोनों न्यायोचित हो, कानून के अनुसार हो, लीगल हो, अन्यथा वह ठहराव ही रहेगा। ये प्रतिफल और उद्देश्य ये एक ही विषय के दो नाम हैं। जैसे मान लीजिए अ अपनी घड़ी 200 रुपये में ब को बेचने का अनुबंध करता है। यहाँ घड़ी की बिक्री अ के दृष्टिकोण से एक अनुबंध है, अनुबंध का उद्देश्य है, और ब के दृष्टिकोण से प्रतिफल है। इसी प्रकार 200 रुपये का भुगतान अ के दृष्टिकोण से प्रतिफल है और ब के दृष्टिकोण से अनुबंध का उद्देश्य है। तो प्रतिफल और उद्देश्य ये दोनों लॉफुल होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए। अब प्रतिफल क्या है? प्रतिफल सामान्य रूप से कहा जाता है कुछ के बदले कुछ, यानी दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ उस अनुबंध के अंतर्गत मिले, क्योंकि अगर प्रतिफल नहीं है तो वह मान्य ठहराव या मान्य अनुबंध नहीं होता। इसलिए प्रतिफल का होना जरूरी है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा उसके करने से विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करता है या उसके करने से विरत रहता है, अथवा कोई कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ये परिभाषा दी गई है। अब हम बताते हैं आपको प्रतिफल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन। पहला जो है वो ये है कि प्रतिफल कुछ कार्य या विरति या वचन हो सकता है। ऊपर की जो परिभाषा है, जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसी से ये लक्षण प्राप्त होते हैं। ए कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट और abstinence और प्रॉमिस। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अपनी घड़ी ब को 200 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है, तो यहाँ एक व्यक्ति को प्रतिफल के रूप में घड़ी मिलेगी और एक व्यक्ति को प्रतिफल के रूप में 200 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ कुछ कार्य के बदले दोनों ही पक्षों को, एक को घड़ी और एक को रुपया प्राप्त हुआ। तो यही इन पक्षकारों को जो चीज़ प्राप्त हुई वही उस अनुबंध के अंतर्गत मिला हुआ प्रतिफल है। दूसरा, प्रतिफल कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिफल कुछ हो, कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर अपनी 5,000 रुपये की साइकिल ब को 1,000 रुपये में बेचने का एग्रीमेंट करता है, तो यह एक मान्य अनुबंध होगा, क्योंकि 1,000 रुपया प्रतिफल के रूप में है। कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, बिल्कुल शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बस यही देखा जाता है कि क्या 5,000 रुपये की साइकिल वो अपनी स्वेच्छा से 1,000 में दे रहा है या किसी डर की वजह से, कोवर्सन की वजह से, उत्पीड़न की वजह से। यानी अगर कंसेंट उसकी फ्री है तो वो 5,000 की वस्तु 1,000 में दे सकता है, 500 में दे सकता है, 1 रुपये में दे सकता है,
लेकिन कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, और यह बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के उसके स्वेच्छा से होनी चाहिए। तो प्रतिफल का कुछ न कुछ होना जरूरी है, उसकी मात्रा निर्धारित नहीं है। इसके जो अगली विशेषता है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। द कंसिडरेशन मे बी मूव्ड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अनुबंध के दो पक्षकार हैं, तो इन दो पक्षकारों के बीच में ये जरूरी नहीं है, जैसे अ और ब के बीच में मान लीजिए घड़ी को 500 रुपये में बेचने का अनुबंध हुआ, अ विक्रेता है, ब क्रेता है, तो जो 500 रुपये का पेमेंट होगा ब अ को कर सकता है या ब की जगह पर स भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ब ही उसका पेमेंट करे। तो प्रतिफल होना चाहिए, और उस अनुबंध के पक्षकार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, और तो भी वो मान्य होगा। और ये नहीं कह सकता बॉसे कि पैसा आपने तो दिया नहीं, तो स ने दिया। चूंकि ब के बिहाफ पे स ने दिया, इसलिए वो मान्य अनुबंध होगा। तो कोई अन्य व्यक्ति भी प्रतिफल के रूप में कुछ राशि दे सकता है। इस संबंध में एक विवाद हुआ था, चिन्नैया बनाम रमैया। इस विवाद में हुआ यह था कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति अपनी पुत्री को इस शर्त पे दान में दिया कि वह पुत्री जीवन भर उसके छोटे भाई को, यानी उस लड़की के चाचा को, एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष दिया करेगी। उस लड़की ने कुछ दिनों तक तो वो रकम दी, बाद में वो रकम देना उसने बंद कर दिया। जब उस व्यक्ति के भाई ने, जिसको रकम ये मिलती थी, उसने वाद प्रस्तुत किया उस लड़की के खिलाफ और ये कहा कि इसने पैसा देना मुझे बंद कर दिया है। उस लड़की ने न्यायालय में ये कहा कि चाचा की तरफ से मुझे तो कुछ प्रतिफल मिलता नहीं है, मैं हर महीने इनको पैसा देती हूँ, तो प्रतिफल रहित ये ठहराव है, इसलिए ये अवैध है, ये वैध नहीं हो सकता, लिहाजा इसको रद्द किया जाए। न्यायालय ने निर्णय ये दिया कि प्रतिफल उस व्यक्ति के भाई ने, यानी उस लड़की के पिता ने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि जब उसने दान की संपत्ति तो ये कह के दिया, इस शर्त के साथ दिया कि वो निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष उसके छोटे भाई को देगी, यानी वो लड़की अपने चाचा को देगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसके पिता ने ऑलरेडी प्रतिफल अपने छोटे भाई की तरफ से दिया हुआ है, और उस लड़की को बाध्य किया गया कि नहीं, वो धनराशि जो तय उसके पिता ने की है वो प्रतिवर्ष अपने चाचा को दे। तो इसलिए प्रतिफल पक्षकार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। इसके बाद आता है प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी जो प्रतिफल दिया जाता है ये बीते हुए समय में भी दिया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अ ने किसी काम को करने के लिए कुछ अग्रिम धनराशि एडवांस के रूप में दिया, काम अभी आगे होना है, तो उसने मान लीजिए 10,000 का काम है, उसने 5,000 पहले दे दिया कि भाई आप काम करो, फिर जब कर लोगे तो बाकी पेमेंट हम करेंगे। वर्तमान प्रतिफल क्या हुआ कि अ ने अपनी साइकिल 500 रुपये में ब को बेची, इसने साइकिल दिया, उधर से इसको पैसा मिल गया 500, ये वर्तमान में प्रतिफल दोनों पक्षकारों को मिल गया। भावी प्रतिफल क्या है? भावी प्रतिफल का मतलब कि अभी चीज़ नहीं है, जिस वस्तु के लिए अनुबंध हो रहा है मान लीजिए, और मान लीजिए अ ने ब से कहा कि वो उसके लिए 100 कुर्सी और मेज बना के दे, तो वो जो बना के उसको देगा, उसके बदले में जो राशि उसको दी जाएगी, या मान लीजिए वो ये कहता है कि आप हमारे लिए बासमती राइस उगाइए अपने खेत में,
उसके लिए वो कुछ पैसा देता है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाता है। तो प्रतिफल की ये कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, इल्लीगल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, यानी अवैधानिक प्रतिफल या अवैधानिक उद्देश्य क्या होता है? इसके बारे में जो इस अधिनियम में बताया गया वो ये कि इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में उद्देश्य और प्रतिफल को अवैध माना जाता है, और ऐसी दशा में वह ठहराव व्यर्थ होता है। वो परिस्थितियां क्या हैं? पहला, यदि वह राजनियम द्वारा वर्जित हो, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी कार्य या प्रतिफल या उद्देश्य ऐसा है जो किसी भी कानून के द्वारा मना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, अन्य कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन पेनल कोड एक्ट, आईपीसी, कोई भी उसके द्वारा मना किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से काम करता है या उसका प्रतिफल और उद्देश्य ऐसा है जो किसी राजनियम में मना है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिफल और उद्देश्य राजनियम के द्वारा वर्जित होने के कारण अवैध माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर वाहक को दे हुंडी लिखना अवैधानिक है, ये दूसरे पर लिखा जाता है। या किसी अनुबंध का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन का अंत करना है, तो ऐसा उद्देश्य भी अवैधानिक होगा। तो पहला है कि यदि राजनियम द्वारा वह वर्जित है। दूसरा, यदि किसी अनुबंध का उद्देश्य ऐसा है कि उसे पूरा करने की अनुमति देने पर वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, इफ इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से जो ये ठहराव हो रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इस प्रकार के होंगे कि वो किसी दूसरे नियम पे, किसी दूसरे चीज़ पे इसका असर ऐसा पड़ेगा कि वो दूसरा नियम शिथिल हो जाए। इसको हम उदाहरण से समझें तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पे टैक्स बकाया है, मालगुजारी जिसको कहते हैं, और इस मालगुजारी उसको जमा करने को कहा जाता है, वो जमा नहीं करता। ऐसी दशा में सरकार ने उस ज़मीन को अपने कैप्चर में ले लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया, और एक और भी रोक लगाई इसके साथ साथ कि वह अब उस पार्टिकुलर ज़मीन का स्वामी भविष्य में कभी नहीं हो सकता। बाद में उस ज़मीन की नीलामी की जाती है और ब के साथ मिलकर के ये कहता है कि तुम नीलामी में वो ज़मीन खरीद लो और बाद में तुम मुझे इसे बेच देना। ब नीलामी में उस ज़मीन को खरीदता है और उसके बाद उस ज़मीन को पुनः अ को बेच देता है। सामान्य रूप से ब किसी भी ज़मीन को खरीदे और किसी को भी बेचे, इसमें कहीं कोई इल्लीगल बात नहीं है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में अगर ब उस पर्टिकुलर ज़मीन को अ को बेच देता है तो जो सरकारी आदेश था कि अ अब उस ज़मीन का मालिक भविष्य में कभी नहीं हो सकता, वो उसका मालिक हो जाएगा, यानी उस नियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगी अगर ब ने अ को उस ज़मीन को बेच दिया। तो ये भी जो ठहराव होगा ब और अ के बीच में ज़मीन के बिक्री का,
उसका उद्देश्य अनुचित है, अनलॉफुल है, इसलिए वह मान्य नहीं होगा। तीसरा, यदि किसी अनुबंध का उद्देश्य धोखा देना हो, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अनुबंध इस प्रकार का है कि उसका उद्देश्य ही धोखा देने का है, और कोई ज़मीन ब को बेच रहा है, उसकी नहीं है, लेकिन वो बताता है कि वो ज़मीन उसी की है और उस ज़मीन की बिक्री वो ब को कर देता है। तो जब जिस व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति उसी वस्तु की बिक्री कर सकता है जिसके ऊपर उसका मालिकाना हक हो, उसके अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ नहीं बेच सकता, और अगर ऐसा करता है तो वो दूसरे पक्ष को धोखा दे रहा है, तो ऐसी दशा में भी उसका उद्देश्य अनुचित माना जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अनुबंध का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाना है, इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। कोई ऐसा अनुबंध जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को मारना पीटना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, घर गिरा देना, घर में आग लगा देना, अन्य कुछ भी, तो ऐसी दशा में भी ये आईपीसी के तहत मना है। हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यह इल्लीगल कार्य है। लेकिन अगर बॉस ये कहता है कि 100 की हत्या कर दो, इसके लिए मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा, ये मान्य ठहराव नहीं होगा। ये जो ठहराव है, ये ठहराव ही रह जाएगा, अनुबंध में परिवर्तित नहीं होगा। इसके अलावा यदि किसी उद्देश्य को न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ ऐसी भी दशाएं हो सकती हैं जिनको न्यायालय अनैतिक मानता है या लोक नीति के विरुद्ध मानता है। तो अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ सामान्य रूप से ग्राह्य नहीं है, जैसे अ ने मान लीजिए अपने घर को जुआ खेलने के लिए किराए पे दिया। जुआ खेलना एक गैर कानूनी कार्य है, या सट्टेबाजी के लिए दिया, क्रिकेट में सट्टा लगाने के लिए अपना घर दे दिया किराए पे। ऐसे किराए पे घर देना इल्लीगल नहीं है, लेकिन यहाँ वो जो दे रहा है घर को, वो इल्लीगल कार्य के लिए दे रहा है। तो ऐसी दशा में यह जो ठहराव होगा वो उसका उद्देश्य गलत माना जाएगा। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें किसी भी ठहराव का प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं माना जाता, और ऐसी दशा में अगर इससे प्रभावित है कोई भी ठहराव, तो वो ठहराव ही रहेगा, वो अनुबंध में परिवर्तित नहीं होगा। इस संबंध में जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि आपका क्या आशय है न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य से, किसी अनुबंध के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये सब जो बातें हैं, या प्रतिफल का क्या अर्थ है, अपर्याप्त प्रतिफल क्या होता है, ये तमाम प्रश्न इसके इस चैप्टर के आधार पे बन सकते हैं। धन्यवाद।